इस वीडियो को देख रहे समस्त छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में स्वागत है। मेरा नाम दिनेश कुमार चंद्रा है और मैं शासकीय महाविद्यालय भानपुरी में समाज शास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। आज हम लोग टालकट पार्सन्स के प्रतिमान चर की अवधारणा के संबंध में अध्ययन करेंगे, जिसे हम पैटर्न वेरिएबल थ्योरी भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं पैटर्न वेरिएबल थ्योरी क्या होता है। यह जो थ्योरी है वह एमए समाजशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के यूनिट 3 में जो पार्सन्स चिंतक है उसके थ्योरी में इसे समाहित किया गया है। तो हम इसके पहले पार्सन्स की सामाजिक क्रिया की अवधारणा, पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा पढ़ चुके हैं। तो उसी के अंतर्गत पार्सन्स के विचारों में एक नया अवधारणा प्रतिमान चर की अवधारणा है। तो आज हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है पैटर्न वेरिएबल थ्योरी या प्रतिमान चर की अवधारणा पार्सन्स के अनुसार क्या है। तो पार्सन्स के प्रतिमान चर की अवधारणा को जानने से पहले हमें पार्सन्स के विचारों के बारे में जानना पड़ेगा। तो पार्सन्स जो है इन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को प्रस्तुत किया है और उसी क्रम में उन्होंने समाज में प्रतिमान चर की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया है। तो ये प्रतिमान चर होते क्या है? प्रतिमान का अर्थ है मूल्य या नियम और चर। तो प्रतिमान जो है वो समाज में युग्म या जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, दो युग्म में पाए जाते हैं और व्यक्ति इस समाज में सामाजिक क्रिया करते समय इन्हीं प्रतिमान युग्मों में से किसी एक प्रतिमान युग्म को चयन कर सामाजिक क्रिया करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिमान चर की अवधारणा या प्रतिमान चर प्रतिमान युग्म होते हैं, यानी समाज में उपस्थित समाज द्वारा स्वीकृत ऐसे मूल्य हैं जिसमें से किसी एक मूल्य को अपनाकर व्यक्ति सामाजिक क्रिया कर सकता है। तो व्यक्ति जब सामाजिक क्रिया करता है इस समाज में तो वह इन्हीं युग्म में से यानी जोड़े के रूप में ये प्रतिमान होते हैं, दो होते हैं, तो उसमें से किसी एक प्रतिमान का व्यक्ति चयन करता है। एक नियम या एक मूल्य का व्यक्ति चयन कर सामाजिक क्रिया करता है। तो वह कौन सी मूल्य का चयन करेगा, कौन सी मूल्य को धारण कर सामाजिक क्रिया करेगा, ये उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत विकास या उसके समाजीकरण पर डिपेंड करता है कि उसके व्यक्तिगत समाजीकरण किस प्रकार से हुआ है, उसका सामाजिक परिवेश कैसा है, उसका सांस्कृतिक परिवेश कैसा है, उसका समाज में अनुभव कैसा रहा है, वह किस प्रकार के समुदाय का रहने वाला व्यक्ति है। ये सारी चीजें इन मूल्यों के चयन को प्रभावित करती है। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिमान चर समाज में उपस्थित ऐसे मूल्य हैं जो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं और व्यक्ति सामाजिक क्रिया जब करता है तो इन्हीं प्रतिमानों में से किसी एक मूल्य का चयन करता है और जिस मूल्य का वो चयन करता है उसको उस व्यक्ति की व्यक्तित्व, उस व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसकी सांस्कृतिक परिवेश, उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसके समुदाय की परिस्थितियां, परिवेश, ये सारी चीजें उसको प्रभावित करता है। तो इसी को पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम अर्थात सामाजिक व्यवस्था में वर्णन इसका किया है कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक क्रिया करते समय किस प्रकार के मूल्यों को धारण करता है और किस प्रकार के मूल्यों को चयन करता है, ये उसकी व्यक्तिगत गुण, सामाजिक गुण, सांस्कृतिक गुण, ये उसको निर्धारित करते हैं। तो इसी को उसने समूह के रूप में, दो जोड़े के रूप में बताया है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के मूल्यों का चयन करेगा
और कौन कौन से मूल्य जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास इन चीजों को प्रभावित करता है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कि व्यक्ति का समाजीकरण। व्यक्ति का समाजीकरण किस समाज में हुआ है, किस परिवेश में हुआ है, किस सांस्कृतिक परिवेश में हुआ है, उसमें किस प्रकार के व्यक्तिगत गुण हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो उसकी सामाजिक क्रिया को प्रभावित करता है कि वह सामाजिक क्रिया करने के दौरान उन दोनों जोड़े के रूप में जो मूल्य हैं, जो समाज में स्वीकृत हैं, उपलब्ध हैं, उसमें से किस मूल्य का वो चयन कर सामाजिक क्रिया करेगा। तो सरल शब्दों में मैंने ये बताया कि समाज में ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं या कोई भी क्रिया करते समय हमें इन दोनों मूल्यों में से किसी एक मूल्य को ही अपनाकर सामाजिक क्रिया करनी होती है। तो इसके लिए हम इन दोनों में से कौन से मूल्यों का हम चयन करेंगे, ये पार्सन्स ने बताने का प्रयास किया है। और कौन कौन से मूल्य जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, इसको पार्सन्स ने इस पैटर्न वेरिएबल थ्योरी में बताने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से वह समझाना चाहा है कि ग्रामीण समुदाय में और नगरीय समुदाय में व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, यह सामाजिक क्रिया के दौरान वो किस प्रकार के मूल्यों को धारण कर वह सामाजिक क्रिया करेगा, इसको बताने का वो प्रयास किया है। पार्सन्स का यह जो थ्योरी है वह टॉनिज के जेमिन-सेप्ट एंड जैसिल-सेप्ट नामक उन्होंने एक पुस्तक लिखा है से प्रभावित है। अर्थात कहना है कि पार्सन्स की यह जो सामाजिक सोशल सिस्टम की जो पुस्तक है उसमें जो कंटेंट है, प्रतिमान चर की अवधारणा, ये टॉनिज के जो जेमिन-सेप्ट और जैसिल-सेप्ट की अवधारणा है उससे प्रभावित है। जेमिन-सेप्ट का अर्थ होता है समुदायात्मक संबंध, यानी समुदाय में जो संबंध पाया जाता है, और जैसिल-सेप्ट का अर्थ होता है समितिक संबंध, यानी समिति में जो संबंध पाया जाता है। तो टॉनिज ने जेमिन-सेप्ट और जैसिल-सेप्ट नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने जेमिन-सेप्ट अर्थात समुदाय के बीच समुदाय में लोगों के संबंध कैसे होते हैं, और जैसिल-सेप्ट यानी समिति के बीच में, समिति के अंदर लोगों के बीच में संबंध कैसे पाए जाते हैं, इन दोनों को उसने बताया है। तो पार्सन्स का यह जो प्रतिमान चर की अवधारणा है वह भी जेमिन-सेप्ट और जैसिल-सेप्ट से प्रभावित है। पार्सन्स ने अपने इस अवधारणा में एक तरफ सामुदायिक संबंध और दूसरी तरफ सामितिक संबंध को अलग रखा है, और दोनों ही समाज में, दोनों ही संबंध में किस प्रकार के मूल्य होते हैं उसको यहां पार्सन्स ने निर्धारित किया है। तो आइए देखते हैं कि पार्सन्स ने ऐसे कौन कौन से प्रतिमान युग्म या प्रतिमान जोड़ा बताया है जो एक दूसरे के विपरीत होता है, जिसमें से किसी एक का चयन कर व्यक्ति सामाजिक क्रिया करता है, और जिस प्रतिमान का चयन वो करता है वह उसके सामाजिकरण, उसके व्यक्तित्व के विकास, उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित होता है, या ये चीजें उसको निर्धारित करती है। तो आइए देखते हैं प्रतिमान चर में ऐसे कौन कौन से पार्सन्स ने युग्म बताए हैं, प्रतिमान के जोड़े बताए हैं। तो सामाजिक क्रिया के दौरान ईगो और एल्टर में किस प्रकार का संबंध होता है, और वो जब समाज में क्रिया करते हैं तो उस दौरान किन मूल्यों का चयन करते हैं, इसके बारे में पार्सन्स ने बताया है कि जब ईगो और एल्टर आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो मूल्यों के चयन में अंतर होता है, और उसका कारण उसका सामाजिक परिवेश, उस व्यक्ति का सांस्कृतिक परिवेश, और साथ में व्यक्तित्व उपव्यवस्था, ये सारी चीजें मूल्यों के चयन को प्रभावित करती है। व्यक्ति का सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व उपव्यवस्था जिस प्रकार का होगा वह एक अलग प्रकार के मूल्यों का चयन करेगा। तो आइए देखते हैं पार्सन्स ने इन
मूल्यों को जो समाज में उपस्थित हैं उनको जोड़े में बताया है, पैटर्न में बताया है। उसको उन्होंने 5 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है भावनात्मक बनाम भावनात्मक तटस्थता। अर्थात यह तो व्यक्ति अपनी भावना के आधार पर मूल्यों का चयन करेगा और सामाजिक क्रिया करेगा, या दूसरा अपनी भावनाओं को किनारे में रखकर बिना भावनाओं को मिलाए वो तटस्थ रहकर सामाजिक क्रिया करेगा। दूसरा व्यापकता बनाम विशिष्टता। व्यक्ति जब अंतः क्रिया करेगा तो क्या वह व्यापकता के आधार पर मूल्यों का चयन करेगा या विशिष्टता, किसी एक पहलू को ध्यान में रखकर वो सामाजिक क्रिया करेगा। और तीसरा सर्वव्यापकता बनाम पृथात्मकता। तो सर्वव्यापकता यानी सबको वो सोच समझकर मूल्यों का चयन करेगा कि वह अपने आप को अलग करके, पृथक करके, इस सबसे पृथक करके वह मूल्यों का चयन करेगा। चौथा गुण बनाम प्रदर्शन। क्या वह व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर मूल्यों का चयन करेगा या वह केवल दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए मूल्यों का चयन करेगा। और पांचवा है स्व बनाम समूह केंद्रिता, यानी आत्महित के लिए और समूह हित के लिए। अर्थात व्यक्ति जब या ईगो एल्टर जब अंतः क्रिया करेंगे तो वह अपने हित को प्राथमिकता देंगे या फिर समूह के हित को प्राथमिकता पर रखकर सामाजिक क्रिया संचालित करेंगे। तो इस प्रकार से पार्सन्स ने 5 प्रतिमानों के युग्म बताए हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति अंतः क्रिया के लिए प्रेरित होता है या मूल्यों का धारण कर अंतः क्रिया करता है। तो मैंने बताया इसमें पहला भावनात्मक बनाम भावनात्मक तटस्थता, दूसरा व्यापकता बनाम विशिष्टता, और तीसरा सर्वव्यापकता बनाम पृथात्मकता, चौथा गुण बनाम प्रदर्शन, और पांचवा स्व बनाम समूह केंद्रिता। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि पार्सन्स यहां पर इन प्रतिमान युग्मों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिमान चर की इस अवधारणा में पहला बिंदु जिसमें पार्सन्स ने भावनात्मक बनाम भावनात्मक तटस्थता को पहले स्थान पर रखा है। तो भावनात्मक बनाम भावनात्मक तटस्थता का अर्थ है कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया करते समय या ईगो एल्टर अंतः क्रिया करते समय इन दोनों के आधार पर मूल्यों का चयन करेगा। तो दोनों में से किसको अपनाकर या किसके आधार पर वह मूल्यों का चयन करेगा। वह भावनात्मकता के आधार पर क्या मूल्यों का चयन करेगा या भावनात्मक रूप से क्या तटस्थ रहकर वह विवेकपूर्ण व्यवहार करेगा या विवेकपूर्ण रहते हुए वह मूल्यों का चयन करेगा। तो यह हमें उदाहरण के माध्यम से समझ में आएगा। तो एक हम उदाहरण लेते हैं कि मानो किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति बीमार है और उस व्यक्ति के परिवार वाले उस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। व्यक्ति बहुत सीरियस है और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर का जो व्यवहार है वह परिजनों को जब मृत होने की सूचना देता है तो वह भावनात्मक रूप से तटस्थ रहकर यानी भावनात्मक तटस्थ रहकर यानी भावनाओं को किनारे लगाकर वह उन लोगों से अंतः क्रिया करता है। अर्थात विवेकपूर्ण रूप से वह मूल्यों का चयन कर उन लोगों को बताता है कि अमुक कारण से व्यक्ति की मौत हो गई है। डॉक्टर ना तो रोता है, ना चिल्लाता है, ना ही उसके आंख से आंसू आते हैं। तो इसका कारण है कि वह भावनात्मकता को किनारे में रख देता है और विवेकपूर्ण व्यवहार के माध्यम से मूल्यों का चयन करता है। और इसी में यदि हम उस मृत व्यक्ति के परिवारों
का व्यवहार देखें तो वो अंतः क्रिया करने के लिए भावनात्मकता के आधार पर मूल्यों का चयन करते हैं। वो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, अर्थात उन्होंने अंतः क्रिया करने के लिए, सामाजिक क्रिया करने के लिए भावनात्मकता को चुना। अर्थात डॉक्टर और उस मृत व्यक्ति के परिजनों में के सामाजिक क्रिया के दौरान जिस मूल्यों का चयन किया गया है उसमें अंतर है। परिजनों ने जहां भावनात्मकता के आधार पर मूल्यों का चयन किया, वहीं डॉक्टर ने भावनात्मकता को किनारे रखकर तटस्थ होकर विवेकपूर्ण व्यवहार किया। तो पार्सन्स यही बताना चाहते हैं कि व्यक्ति भावनात्मकता के आधार पर मूल्यों का चयन कर सकता है और भावनात्मक रूप से तटस्थ होकर भी वह मूल्यों का चयन कर सकता है। दूसरा है सार्वभौमिक या विशिष्टता, यानी सार्वभौमिकता बनाम विशिष्टता, या कह सकते हैं व्यापकता बनाम विशिष्टता। अर्थात जब कर्ता द्वारा कोई किसी से अंतः क्रिया की जाती है तब उसका दृष्टिकोण व्यापकता के आधार पर होता है या फिर संकुचित आधार पर या फिर कह सकते हैं विशिष्टता के आधार पर। यानी कोई कर्ता जब अंतः क्रिया करता है, ईगो एल्टर से संबंध बनाता है, संबंध करता है, अंतः क्रिया करता है, तो अंतः क्रिया करने के लिए वह व्यापकता के दृष्टिकोण से मूल्यों का चुनाव करता है कि विशिष्टता के दृष्टिकोण से मूल्यों का चुनाव करता है। तो एक साइड व्यापकता है और दूसरी साइड विशिष्टता है। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मानो कोई व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है और एक शहर का व्यक्ति है। तो गांव का व्यक्ति यदि किसी बीमार व्यक्ति के इलाज कराना है उसको, तो वह किस डॉक्टर के पास जाएगा? वह उस डॉक्टर के पास जाएगा जिससे उसका भावनात्मक लगाव है। और शहर का व्यक्ति उस व्यक्ति के पास जाएगा जो डॉक्टर विशिष्ट हो, पर्टिकुलर हो। यदि हार्ट की बीमारी है उस पेशेंट को, तो वह आदमी उस पेशेंट को हार्ट के डॉक्टर के पास ले जाएगा, लेकिन गांव में वह सामान्य डॉक्टर के पास ले जाएगा। या दूसरा हम देख सकते हैं कि पहले के समय में एक ही व्यक्ति, गांव में एक व्यक्ति ही डॉक्टर होता था, वही पंडित होता था, वही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ होता था, वही किसान होता था। तो वह बहुत सारे काम कर सकता था या करता था, जबकि वर्तमान समय में नगरीय व्यवस्था में हर चीजों के लिए अलग अलग या विशिष्ट व्यक्ति यहां उपलब्ध है। डॉक्टर केवल डॉक्टर का काम करता है, वो भी अलग अलग बीमारियों का देखभाल करता है। हार्ट पेशेंट के लिए अलग डॉक्टर है, बाल के लिए अलग डॉक्टर है, दांत के लिए अलग डॉक्टर है, स्किन वाले अलग डॉक्टर है, मनोविज्ञान वाले अलग डॉक्टर है, सर्जन अलग डॉक्टर है, डिलीवरी वाले अलग डॉक्टर हैं। तो इस प्रकार से विशिष्टता आ गई है समाज में। दूसरा, पंडित के लिए, पंडिताई के लिए अलग पंडित है, मृत्यु संस्कार के लिए अलग पंडित है, विवाह के लिए अलग पंडित है। तो विशिष्टता आ गई है। पहले के समय में या दो प्रकार से हम देख सकते हैं, एक जनरल स्टोर और दूसरा टेक्निकल स्टोर। जनरल स्टोर माने सामान्यतः ऐसा दुकान जहां सारे सामान लगभग मिल जाते हैं, जो गांव में होता है। और विशिष्ट दुकान यानी टेक्नोलॉजी वाला दुकान, कहीं यदि टीवी मिलता है तो वहां टीवी का ही शोरूम है, वहां टीवी से ही संबंधित सामान आपको मिलेंगे। फ्रिज का है तो फ्रिज से ही संबंधित आपको सामान मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ही सामान मिलेंगे। टेक्निकल के है, मोटर से संबंधित है तो मोटर वाले ही मिलेंगे, आप राशन नहीं मिलेगा वहां। तो इस प्रकार से विशिष्टता आई है। तो ये चीजें भी प्रभावित करती है कि कोई व्यक्ति अंतः क्रिया करते समय सार्वभौमिकता के आधार पर मूल्यों का चयन करता है कि वह विशिष्टता के आधार पर मूल्यों का चयन करता है। तीसरा है सर्वव्यापकता बनाम पृथात्मकता, यानी सार्वभौमिकता बनाम पृथात्मकता हम कह सकते हैं। जब कोई अंतः क्रिया या ईगो एल्टर से अंतः क्रिया करता है
तो उसका दृष्टिकोण सार्वभौमिकता के आधार पर होता है कि उसका जो दृष्टिकोण है वो पृथात्मकता के आधार पर होता है, या कह सकते हैं इसको गुण बनाम प्रदर्शन या अर्जित बनाम प्रदत्त कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई कर्ता क्रिया करता है तो वहां वह अर्जित को महत्व देता है या अर्जित परिस्थिति के आधार पर वह मूल्यों का चयन करता है कि प्रदत्त परिस्थिति को ध्यान में रखकर वह मूल्यों का चयन करता है। जैसे कि एक जो शूद्र व्यक्ति है, यदि सेना में उसका वह उच्च पद है, उच्च पद प्राप्त है, सेना में वह ब्रिगेडियर है, जनरल है, सेनाध्यक्ष है, तो समाज में उसका स्थान निम्न ही है, जबकि सेना में उसका स्थान सर्वोच्च है। तो व्यक्ति उनके साथ क्रिया करेगा तो वह किसको ध्यान में रखकर करेगा? मानो कोई उसके नीचे कोई जनरल है, उसके नीचे कोई छोटा कर्मचारी है, तो व्यक्तिगत रूप से वह समाज में सर्वव्यापकता यानी गुण को उसके ध्यान में रखकर व्यवहार करेगा, यानी वह जातिगत आधार पर वह शूद्र है, जबकि वह कर्मचारी ब्राह्मण है, तो उसका पैर नहीं छुएगा, उसको नमस्ते नहीं करेगा, उसको सैल्यूट नहीं करेगा। जबकि वही कर्मचारी सेना में जब जाता है तो वहां प्रदत्त का महत्व देता है, प्रदत्त का महत्व होता है और उस आधार पर वह मूल्यों का चयन करता है। अर्थात सेनाध्यक्ष जाति आधार पर छोटे होते हुए भी वह कर्मचारी जो ब्राह्मण है वह उस सेनाध्यक्ष को जो जाति आधार पर निम्न है जबकि अर्जित परिस्थिति के आधार पर उससे उच्च है, उसको वह सम्मान देता है, सल्यूट करता है, उसका सम्मान करता है। तो इस प्रकार से पार्सन्स का कहना है कि व्यक्ति सामाजिक परिवेश में किस प्रकार के मूल्यों का चयन करता है, या तो वह सर्वगुण के आधार पर करता है कि वह पृथात्मकता के आधार पर या प्रदर्शन के आधार पर करता है या अर्जित के आधार पर करता है। तो जैसे कि हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके साथ भी एक घटना घटित हुई है, समाचार में ऐसा सुनने को मिला था कि उन्हें किसी मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया गया था, जबकि वह वैधानिक रूप से भारत के राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। चूंकि जातिगत आधार पर वो निम्न जाति के दलित जाति से आते हैं, इसलिए उन्हें मंदिरों में प्रवेश से वर्जित कर दिया गया। कई बार वो छुआछूत के शिकार हुए, जैसे भीमराव अंबेडकर जी भी हुए, और वैधानिक रूप से वो उच्च हैं, इसलिए वहां पर सारे व्यक्ति उनका सम्मान करते हैं। तो कौन व्यक्ति किन मूल्यों का चुनाव करेगा, किन मूल्यों के आधार पर वो क्रिया करेगा, इसको पार्सन्स ने यहां बताया है। पार्सन्स ने चौथा पैटर्न बताया है गुण बनाम प्रदर्शन को, अर्थात जब अंतः क्रिया कोई कर्ता करता है तो उसका मूल्यांकन वह प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर करता है कि अर्जित परिस्थिति के आधार पर। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब सामाजिक क्रिया करता है तो वह प्रदत्त परिस्थिति को दृष्टिकोण में रखकर, ध्यान में रखकर क्रिया करता है कि अर्जित परिस्थिति को ध्यान में रखकर अंतः क्रिया करता है। कुछ एक उदाहरण हमको भारतीय इतिहास में भी देखने को मिले हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, कथाओं में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जैसे कि कर्ण के बारे में हम कहते हैं कि कर्ण जो थे वो शूद्र थे, जबकि उसके अंदर क्षत्रिय जैसे गुण थे, वो दानवीर थे, उसमें जो गुण था वो क्षत्रिय जैसा गुण था। तो इसको हम समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कई बार उनको शूद्र कहा गया और कई बार उनको क्षत्रिय जैसा गुण होने के कारण उनको सम्मान भी मिला। दूसरा, एकलव्य को हम ले सकते हैं कि एकलव्य भी निम्न जाति के थे, निम्न वर्ण के थे, जबकि गुणों के आधार पर उन्होंने श्रेष्ठ गुणों को धारण किया था, वो धनुर्धर थे, अच्छे श्रेष्ठ धनुर्धर थे, धनुष चलाने वाले थे। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति सामाजिक क्रिया करे तो किसे ध्यान में रखकर करे, गुण को ध्यान में रखकर करे कि अर्जित परिस्थिति को ध्यान में रखकर करे। ये भी सामाजिक क्रिया को प्रभावित करता है कि व्यक्ति ये
ऐसे असमंजस में पड़ जाता है कि वह किसे देखकर या किस आधार पर मूल्यों का चयन करे। और पांचवा पैटर्न वेरिएबल्स है, प्रतिमान युग्म है, स्व बनाम समूह केंद्रिता। कहने का तात्पर्य है कि कर्ता जब अंतः क्रिया करता है तो वहां स्वहित को ध्यान में रखकर वह मूल्यों का चयन करता है कि समूह के हित को ध्यान में रखकर वह अंतः क्रिया करता है। अर्थात कहा जाए कि व्यक्ति जब इस समाज में सामाजिक अंतः क्रिया करता है तो वह अपने हित को ध्यान में रखकर क्रिया करता है कि वह समूह के हित को ध्यान में रखकर अंतः क्रिया करता है। मानो कोई व्यक्ति किसी दूसरी जाति के लड़की से प्रेम करता है तो वह किस प्रकार का सामाजिक क्रिया करेगा? वह अपने हित में यदि सामाजिक क्रिया करना चाहेगा तो वह उस लड़की के साथ विवाह कर सकता है, किंतु यह सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं होगा, क्योंकि इंटर कास्ट मैरिज के प्रति लोगों का प्रतिरोध होता है, लोग उसका विरोध करते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसके परिवारों को बहिष्कृत किया जा सकता है, उसके परिवार से अर्थदंड लिया जा सकता है या और कुछ सजा दी जा सकती है। तो व्यक्ति अपने हित को यहां पर विशेष दे या समूह के हित को, अपने परिवार के हित को यहां विशेष दे कि वह अपने प्रेम का त्याग करके वह उससे विवाह ना करे या परिवार के लोगों के अनुरूप विचार रखकर वह किसी दूसरी अपनी ही जाति की लड़की से विवाह कर ले। तो संयुक्त परिवार में इस प्रकार की देखने के लिए मिलता है, यानी मनुष्य जो है या कर्ता जो है वह असमंजस में पड़ जाता है कि वह किस प्रकार के किसको अपने हित को ध्यान में रखकर कि समाज के हित को ध्यान में रखकर वह कार्य करे। तो ये पैटर्न वेरिएबल्स का पांचवा प्रकार था कि व्यक्ति बनाम समूह केंद्रिता, या कह सकते हैं कि स्व बनाम समूह केंद्रिता, यानी व्यक्ति अपने हित को सामने रखे या समाज के हित को सामने रखकर मूल्यों का चयन कर सामाजिक क्रिया करे। तो ये था पार्सन्स का 5 प्रतिमान युग्म, और इसके चयन करते समय व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है और उसके समाजीकरण, उसकी व्यक्तित्व, उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर वह अलग प्रकार के इन दोनों मूल्यों में से अलग प्रकार के मूल्यों का वो चुनाव करता है और सामाजिक क्रिया करता है। कुल मिलाकर पार्सन्स यहाँ ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय को अलग करना चाहते थे कि दोनों के मूल्य अलग होते हैं। जब दोनों मूल्यों का चुनाव करते हैं तो वो अलग अलग मूल्यों का चुनाव करते हैं। तो इसी को पैटर्न वेरिएबल थ्योरी कहा जाता है पार्सन्स का। पार्सन्स के पैटर्न वेरिएबल्स थ्योरी की कुछ समाजशास्त्री आलोचना भी करते हैं, जिसमें देखते हैं क्या आलोचना करते हैं। एक तो सबसे पहला कि पार्सन्स ने जो पैटर्न वेरिएबल्स थ्योरी दिया है उसमें एक ही चीज को बार बार दोहराया है, यानी इसमें कुछ नया नहीं है। उन्होंने एक ही बातों को बार बार सार्वभौमिकता, सार्वव्यापकता, स्व ऐसा कहकर एक ही बात को बार बार दोहराया है, यानी पुनरावृत्ति की है, जो कि बेकार की चीजें हैं। दूसरा, पार्सन्स की थ्योरी की इस प्रकार से आलोचना की जाती है कि मूल्यों के चुनाव करते समय व्यक्ति भावनात्मक रूप से या भावनात्मक रूप से तटस्थ होकर क्रिया करेगा। यह परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की परिस्थिति, पर्यावरणीय परिस्थिति उस समय मौजूद है। जबकि यहां पर व्यक्तित्व, सामाजिक और सांस्कृतिक उपव्यवस्था को पार्सन्स ने ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। और हम ये कह सकते हैं कि पार्सन्स की जितनी भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाए, पार्सन्स ने एक नए तरीके से सामाजिक मूल्यों के चयन या सामाजिक क्रिया को समझाने का प्रयास किया है। इस संबंध में पार्सन्स का जो योगदान है वो अमिट रहेगा, समाजशास्त्र में अमिट रहेगा। कोई भी जो अवधारणा है वह अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। तो पार्सन्स ने भी जो अवधारणा दी है, हालांकि वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, अनेक विद्वान इसकी आलोचना करते हैं, फिर भी समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण देन है जिसने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया।
जिसने ग्रामीण समाज और नगरीय समाज को समझने में, लोगों के मूल्यों के चयन को समझने में महत्वपूर्ण उद्देश्य या महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, पैटर्न वेरिएबल्स थ्योरी के माध्यम से समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में एक बड़ा योगदान दिया है। समाज को समझने में एक बड़ा योगदान दिया है। अनेक सिद्धांतों की स्थापना इन्होंने की है जो कि सामाजिक अध्ययन में अति महत्वपूर्ण है। इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है।